यूजीसी नेट 2021 इसका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने 2022 का एक देखा था, अब ये 2021 का हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें भी हम आंसर नहीं बताएंगे। आंसर ना बताने का सबसे पहला कारण होता है ना कि आंसर अगर मैंने बता दिया तो इसमें एक ही आपको याद रहेगा, लेकिन आंसर नहीं बताया तो उसके चारों ऑप्शंस पे आपका फोकस जाएगा। तो इसमें यूजीसी नेट 2021 लाइब्रेरी का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट एक्ट 2012 इन केस ऑफ फोटोग्राफ्स द टर्म ऑफ कॉपीराइट इज़ रिवाइज्ड टू, मतलब कॉपीराइट को हिंदी में प्रतिलिपि अधिकार बोलते हैं। तो 2012 के अनुसार फोटोग्राफ के मामले में पूर्ति प्रतिलिपि अधिकार अवधि को संशोधित किया गया था। तो उसका इमेज कितने साल तक इमेज पे कॉपीराइट रहेगा इसके बारे में बताया गया। तो 2012 में कितना चेंज हुआ, 10 साल, 20 साल या ओमिटेड लोप किया गया या 60 साल कितना किया गया, ये हमें बताना रहेगा। हालांकि इसमें नीचे करेक्ट आंसर 10 ईयर्स ये सब चीज़ें दिया हुआ, बट इस पर आप मत करना क्योंकि ये मैंने कहीं और सोर्स से उठाया, तो ज़रूरी नहीं कि ये ऑथेंटिक हो, ठीक है। तो ये हमें जब हम लोग कॉपीराइट वाला जब 2022 वाला देखे थे तो उसमें भी कॉपीराइट और आईपीआर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। देखो इसमें भी पूछा गया, तो आईपीआर वाला इम्पोर्टेंट है, कॉपीराइट वाला इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू यूजीसीसी प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2018, इफ एनी पर्सन सस्पेक्ट्स प्लेजरिज्म इन एनी डॉक्यूमेंट who should she or he report it to। तो मतलब जो प्लेजरिज्म होता है उसको चेक कराने के लिए कहाँ पे शिकायत किया जाएगा। यूजीसी का जो विनियमन आया था 2018 उसके अकॉर्डिंग प्लेजरिज्म क्या होता है कि कहीं से आप कुछ भी कॉपी करते हो या लेते हो तो उसको बताना होता है कि हम वहाँ से उनको कोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है इसमें किसको शिकायत किया जाएगा, उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। सबसे पहले IAIP इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, दूसरा है DAIP डिपार्टमेंट एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, अगला हेड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट HHEI, फिर UGC। तो इन चारों में से किसको शिकायत किया जाएगा इसके बारे में हमें बताना होगा। नेक्स्ट इज़ अंडर द RTI एक्ट 2005 which person cannot submit a complaint to the Central Information Commission और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी। तो सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जैसी स्थिति हो के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं कर सकेगा। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है कि कौन कौन लोग सूचना दर्ज नहीं करा सकते। तो सबसे पहला हु हैड रिफ्यूज्ड एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड अंडर दिस एक्ट, जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत छूट दी गई। जैसे क्या हो कि देश के सुरक्षा से संबंधित जो गोपनीय सूचनाएं होती हैं वो सब इसमें सूचना नहीं दी जा सकती RTI के तहत। दूसरा हु हैज़ बीन रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ फी विच सी और ही कंसिडर अनरीजनेबल, तो मतलब जिसके लिए पैसा का शुल्क का अनुरोध किया गया हो और जिन्हें वह अतार्किक मानते हैं। अगला हु अप्रोचेज डायरेक्टली टू CIS या SIC विदाउट अप्रोचिंग CPIO या SPIO, तो जो डायरेक्ट ही CIS के पास पहुंच गए, CPIO या SPIO को उन्होंने बात नहीं किया। दरअसल ये सब टर्म्स ज़रूर पढ़ो। अब पहली बार जब पढ़ोगे ना ये CPIO SPIO, जब इन्हीं में पढ़ लोगे ना उसके बाद जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ने जाओगे तो लगेगा हाँ यार ये इम्पोर्टेंट था। वीडियो लंबा हो तो मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें पता चलेगा आपको जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, RTI के बारे में, CIS क्या होता है, SIS क्या होता है, SIC क्या होता है, CPIO क्या होता है, तो वहाँ पे पता चलेगा। हु बिलीव दैट ही हैज़ बीन गिवन इनकम्प्लीट मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट, वह व्यक्ति जो मानता है या मानती है उन्हें अपूर्ण या भ्रामक या गलत सूचना दी गई। तो इसमें ये बताया गया इन चारों ऑप्शंस में से किसको सूचना नहीं दिया जाएगा, ठीक है।
अगर सूचना नहीं दिया गया तो शिकायत नहीं दर्ज करा सकते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर सूचना ना दे तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया हो। यहाँ पे नेक्स्ट इज एडेंस, अ जर्नल सजेस्टर सर्विस इज एसोसिएटेड विद व्हिच लीडिंग पब्लिशर। तो एडेंस किस पत्रिका, एक पत्रिका सुझाव सेवा है और किस अग्रणी प्रकाशक से संबंधित है? एल्सेवियर, सेज, स्प्रिंगर, वाइले, इन चारों में से किससे? अब देखो ये जो चारों हैं ना, एल्सेवियर, सेज, स्प्रिंगर, वाइले, यहाँ पे आपको ढेर सारे जर्नल्स मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाते हैं, न्यूज़ मिल जाते हैं, आर्टिकल्स मिल जाते हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसके वेबसाइट्स पे विज़िट करो आप, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर अगर मैं बताता तो एक ही होता, तो चारों पे आपको विज़िट करना चाहिए। जैसे एक हम लोगों ने जब वो फर्स्ट वीडियो देखा था उसमें 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें स्कोपस के बारे में पूछा था, है ना। तो ये स्कोपस एल्सेवियर से रिलेटेड था। तो ऐसे एडेंस किससे रिलेटेड है ये आपको चेक करना होगा। इन यूनेस्कोज कॉन्सेप्ट, यहाँ आंसर जो दिए हैं उसको सही मत मानना, ठीक है। द यूनेस्कोज कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी MIL 2013, which one of the following circle represents the information resources and the means by which information is communicated? वे सूचना संसाधन तथा साधन जिनके द्वारा सूचना का संचार होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं बताना, बल्कि यूनेस्को की जो मीडिया सूचना साक्षरता की अवधारणा है उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो किसके द्वारा ये सूचना का संचार होता है? सबसे पहले सेंटर सर्कल, द सेकेंड सर्कल फ्रॉम द सेंटर, द थर्ड सर्कल फ्रॉम द सेंटर, द फाइनल सर्कल। तो ये जब आप यूनेस्को मीडिया सूचना साक्षरता अवधारणा पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा, मॉडल पढ़ना पड़ेगा उसका। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी आजकल बहुत ज़्यादा, अभी देखो सोशल मीडिया भी आ गया है, तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। तो ये आज भी बहुत ही ज़्यादा वैलिड है, इसलिए पूछा गया। Which one of the following digital collections is not provided by the Library of Congress? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कौन सा प्रोवाइड नहीं करता? सबसे पहले अब देखो ये भी पता चल जाएगा ना, इसमें में से एक गलत होगा, बाकी 3 सही होगा। तो जब आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको 3 याद हो जाएगा, कम से कम चारों याद हो जाएगा। ये तो पता चल जाएगा आखिर जो चौथा गलत होगा वो कोई ना कोई तो पब्लिश कराता ही होगा, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कौन नहीं कराता? सबसे पहले क्रॉनिकल अमेरिका, अगला है ट्रेजर्स इन फुल और स्टीरियोग्राफ कार्ड्स, सिविल और ग्लास निगेटिव एंड रिलेटेड प्रिंट्स। तो इन चारों में से कौन सा नहीं कराता ये आप चेक करना। अब देखो 3 तो कम से कम सही ही हैं इसमें, और चौथा जो नहीं ये नहीं कराता तो कौन कराता वो आप देख लेना, ठीक है। हो सकता है ये गलत हो ऑप्शन, आप सर्च करना। Which of the following acts as nodal agency for National Mission on Libraries (NML) for administrative logistics, planning and budgeting purpose? मैं पानी पी लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक संभार तंतु आयोजन और बजटीय प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? ठीक है, तो सबसे पहले है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, दूसरा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, RRLF, निस्केयर। तो ये 3 चीज़ें जो काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक्स, प्लानिंग और बजटिंग, ये चारों हेल्प करता हो। तो अब आप सोच सकते हो। अगला है अब देखो ये चारों जो संस्थाएं हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इन लोगों के बारे में, इन चारों ऑप्शंस के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना चाहिए। कम से कम ये कब आई और कहाँ पे स्थित हैं और क्या क्या ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, इतना तो हमें जानना ही चाहिए। बस इतना ही जानना चाहिए, ज़्यादा PhD नहीं करना। अब जैसे निस्केयर वगैरह पढ़ रहे हैं तो ये कुछ जर्नल्स निकालते हैं तो वो जान लेना, हमें जानना ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें मुझे उसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगी।
अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के अनुसार व्हाट इज़ द स्लोगन फॉर द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2020 ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। 2020 में यूनेस्को के अनुसार विश्व पुस्तक और प्रतिलिपि अधिकार मनाया गया, उसका नारा क्या था? तो सबसे पहला दिया है इम्प्रूव द रीडिंग हैबिट। ये क्यों करेगा भाई नारा इम्प्रूव रीडिंग हैबिट? अगला बुक्स अ विंडो इनटू द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोविड-19। बुक्स आर फॉर यूज़। ग्लोबलाइजेशन ऑफ रीडिंग मटेरियल ड्यूरिंग कोविड-19। तो उस समय कोविड-19 था, तो मे भी हो भी सकता है, ये इम्प्रूव द रीडिंग हैबिट भी सही हो, तो ये देखना है आपको। हु डिवाइज द रोल बेसिक मॉडल ऑफ डिजिटल रेफरेंस। डिजिटल रेफरेंस की भूमिका आधारित मॉडल के प्रतिपादक कौन है? हु डिवाइज रोल डिजिटल रेफरेंस, तो इसमें दिया है R.D. लैंग्स, अगला J.M. वॉशिक, M. मैकलेनन, G.G. चौधरी। तो इन चारों में से कौन से हैं रोल बेस्ड मॉडल ऑफ डिजिटल रेफरेंस? इंडियन स्टैंडर्ड IS 1553 1989 इज़ रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है? तो डिज़ाइन ऑफ लाइब्रेरी फर्नीचर, बिल्डिंग, लाइब्रेरी वैन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। तो ये आपको देखना पड़ेगा, कम से कम ये तो हमें पता ही चल जाएगा कि चलो इसमें में से तो एक ही होगा, लेकिन अगर इन चारों का हम लोगों ने निकाल लिया कि डिज़ाइन ऑफ फर्नीचर के लिए ISO कितना होता है, बिल्डिंग के लिए कितना होता है, वैन के लिए कितना होता है, तो हमें इस तरह से क्वेश्चंस को खोलना है। इसीलिए मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ और आपको आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, जिससे आप इसको सोचो, पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। हु वाज द चीफ एडिटर ऑफ वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज अनअब्रिज्ड। तो कौन थे? वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के मुख्य संपादक कौन थे? तो इसमें हैं MR गाउल्ड, फिलिप बैबकॉक गोबे, एडमंड हैरी, माइकल गॉरमैन। तो इन चारों में से कौन सा होगा? और उसके बाद इन चारों का नाम दिया गया है, तो मान लो इसमें में से तो एक ही मिलेगा, बाकी तीनों ने क्या किया, उनका नाम यहाँ पे क्यों दिया गया, ये भी हमें ध्यान देना होगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग परियोजना के संस्थापक कौन थे? माइकल हार्ट, M. गुटेनबर्ग, जोआन एम्ब्रिट्स और एडमंड हैरी। तो इन चारों में से कौन थे गुटेनबर्ग परियोजना के? सबसे पहले तो गुटेनबर्ग परियोजना क्या था ये हमें जान लेना है। उसके बाद अगर मान लो माइकल हार्ट इसके सही होंगे या गुटेनबर्ग सही हो, जो भी सही हो वो तो छोड़ दो, उनका तो सही हो गया, पता चल गया, लेकिन बाकी तीनों का इन्होंने ऑप्शन क्यों दिया उसके बारे में हमें जान लेना है। हु एमंग द फॉलोइंग कॉल्ड रेफरेंस सर्विस एज अ पर्सनल इंटरकोर्स बिटवीन लाइब्रेरियन एंड रीडर्स। तो निम्नलिखित में से किसने संदर्भ सेवा को पुस्तकालयाध्यक्षों और पाठकों के बीच व्यक्तिगत संवाद कहा? रेफरेंस सर्विस। तो सबसे पहले हैं रंगनाथन, अगला है कार्ड्स, अगला ग्रीन, सैमुअल स्वेट ग्रीन एंड मेलविल डेवे। तो किसने बोला? पाठकों और पुस्तकाध्यक्षों, लाइब्रेरियन, इन लोगों के बीच में संवाद है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो इसमें कोई भी सही हो, बाकी तीन क्यों दिए गए हैं इसमें, ये हमें जानना है। लाइक जो DDC था वो मेलविल डेवे ने दिया था, जो CC था डॉक्टर रंगनाथन ने दिया था। डॉक्टर रंगनाथन ने बहुत कुछ लिखा था, बहुत कुछ समझा था, पूरा जीवन उन्होंने लाइब्रेरी को समर्पित कर दिया था। Who said a number of basic human needs can be identified from the social and psychological functions of the mass media। मानव की बुनियादी आवश्यकताओं की संख्या की पहचान जनसंचार के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों से लगाई जा सकती है। कि किसने बोला था? ठीक है, तो विलियम कार्ड्स। देखो विलियम कार्ड्स बार बार आ रहा है, और बिल कार्ड्स
विलियम कार्ड्स और बिल कार्ड्स, ये दोनों अलग अलग हैं लग रहा है। और एच हायस एंड एम सैंडलोस्की, तो ये हो गए। फिर ये ई कार्ड्स या एम गुरेविच और एच हास और सल एच ली एंड सलिया हेल्स मावरिक। तो इन सब में से कौन सा सही है? मोबाइल ऐप बार्ड BARD इज़ मीन्ड फॉर पीपल विथ। तो मोबाइल ऐप बार्ड किन के लिए बना है? तो सबसे पहले विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता। हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनाई न दे। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, वाक और भाषा, जिनको बोलने में दिक्कत होती है। एंड मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। तो इन चारों में से किसके लिए बार्ड बनाया गया? जो गूगल बार्ड है ना, ये इससे डिफरेंट है बार्ड। रेफरेंस एंड यूज़र सर्विसेज एसोसिएशन इज़ डिवीज़न ऑफ। तो ये रेफरेंस एंड यूज़र सर्विसेज एसोसिएशन किसका प्रभाग है? तो सबसे पहला इसमें दिया गया है एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये AIST इस तरह से शॉर्ट में भी दे सकते हैं, यहाँ पे फुल में दिया है। या ALA हो गया, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो अगर इस तरह से शॉर्ट में दो तब भी आपको जानना चाहिए, और अगर लॉन्ग में दे तो शॉर्ट भी उसको आपको रटना पड़ेगा। मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड सोसाइटी ऑफ अमेरिकन आर्काइविस्ट्स। तो इसमें इस तरह से जब आप बार बार क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ोगे ना, तो ये चीज़ें रट जाएंगी, जा कर के लिख करके रटना नहीं पड़ेगा बच्चों की तरह। अकॉर्डिंग टू SR रंगनाथन, स्पोर्ट सब्जेक्ट स्पोर्ट सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट फाउंड बाई कपलिंग 2 और मोर सब्जेक्ट्स, 2 या अधिक सब्जेक्ट को मिलाकर बनाया जाता है। विषय जिसका व्यापक विस्तार हो और उद्देश्य बहुत विस्तृत हो, मतलब ग्रेट एक्सटेंशन और एनॉर्मस इंटेंशन। विषय जिसका विस्तार कम हो और उद्देश्य महान हो, स्मॉल एक्सटेंशन एंड ग्रेट इंटेंशन। विषय जिसका व्यापक विस्तार हो और उद्देश्य लघु हो, ग्रेट एक्सटेंशन और स्मॉल इंटेंशन। तो इसमें स्पॉट सब्जेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देखना हो। ये भी है ना कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस दिए होते हैं जो, मैं इसका नहीं बोल रहा हूँ, जो हमें छोड़ना होता है। और पता चले कभी पूछा गया कि एक चिड़िया थी, उसकी नीली रंग थी, तो वो किस देश में पाई जाती है? तो पता चला पूरी दुनिया के जितने देश हैं वहाँ पे कितने प्रकार की चिड़िया पाई जाती है, उसके रंगों को याद करते रहें तो फिर डार्विन बन जाएंगे और कुछ नहीं, वो फिर आप JRF नहीं निकल पाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन से इग्नोर भी करना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या मैं किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। ये आपके इंट्यूशन और आपके एक्सपीरियंस के आधार पे ही ये हो सकता है जो क्वेश्चन मैं बोलूँ कि इसको छोड़ना है, या हो सकता है वो आपके लिए बहुत आसान हो, ये भी होता है। तो ये सब्जेक्टिव टर्म होता है। The structure of classification system on the basis of materials to be classified rather than on purely theoretical considerations is known as। पूर्णतः सैद्धांतिक विचारणों के बजाय वर्गीकरण की जाने वाली सामग्री के आधार पर वर्गीकरण प्रणाली की संरचना को कहा जाता है। लिटरेचर सर्च, टैक्सोनॉमी, लिटरेचर नोमोनिक्स, लिटरेरी वारंट, ठीक है। तो इन सब चारों चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हम ये भी देख रहे हैं कि पिछली बार जो कुछ क्वेश्चंस थे ना, सेम ही चैप्टर से लिए गए कुछ क्वेश्चन और अलग तरीके से इसमें पूछा है। ये बिग फ्रेम मॉडल क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हाई लेवल क्लास और एंटिटी इन द बिग फ्रेम मॉडल। तो कौन सा उच्च श्रेणी वाला नहीं है, हाई लेवल का नहीं है? बिग फ्रेम वर्क, बिग फ्रेम इंस्टेंस, बिग फ्रेम आइटम, बिग फ्रेम टाइटल। हो गया द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन, मानसिक क्रांति किसने दिया था? फेयोल, हेनरी फेयोल, ड्रकर, टेलर, क्रॉसबी।
तो इन चारों को आपको याद रखना। फयोल, अब देखो बार बार पढ़ोगे, हेनरी फयोल, पीटर एफ ड्रफर, डब्ल्यू एफ टेलर, फिलिप क्रॉस्बी, तो आपको इनके नाम भी याद हो जाएंगे इस तरह से। हु ऑथर्ड द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है? तो अभी देखो यहाँ पे फिर सेम है, पीटर ड्रकर, हेनरी मिंड्सबर्ग, हेनरी फयोल और फ्रेडरिक टेलर, वही चारों फिर से आ गए। ठीक है, तो एक ही बार उनके नाम को याद करना है, उनकी क्वालिफिकेशन को याद करना, पता चल जाएगा। Which among the of the following is not a process theory of motivation? तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का प्रक्रिया सिद्धांत नहीं है? तो थ्योरी प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कौन सा नहीं, मोटिवेशन कौन सा नहीं? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, प्रत्याशा का सिद्धांत, गोल सेटिंग थ्योरी, कंटेंट थ्योरी, इक्विटी थ्योरी। तो ये थ्योरीज बनाए गए ना कि किस तरीके से लेबर से ज़्यादा काम करवाया जाए, तो जितना ज़्यादा लेबर से अच्छे से काम करवाया जाएगा वही थ्योरी अच्छा है। ठीक है, तो ये जो सैलरी हो गया, बोनस हो गया, मिठाई हो गया, ये वो फलाना लंच हो गया, छुट्टियां हो गई, ये सब लेबरों से ज़्यादा काम करवाने के लिए करवाई गई हैं। लिव क्वेल प्लस इज़ द वेब बेस्ड सर्वे ऑफ वर्ल्ड भाई। तो विव क्वेल प्लस जो है वो किसके द्वारा दिया गया, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इन चारों में से किसने दिया था? ठीक है, तो ये भी हमें जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई, जैसे ये लिव क्वेल हो गया या अन्य जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको किसने दिया? मैंने बताया था एक तो दो चीज़, कब दिया और किसने दिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा स्टेप आता है कि वो क्या चीज़ है। अगर ये दो चीज़ याद हो जाए तब भी तीसरे पे जाना कि ये क्या चीज़ है। तो ये 3 क्वेश्चन पूछते हैं, पहले तो कब दिया, किसने दिया और क्या चीज़ है। बस अगर ये 3 चीज़ आप हर चीज़ का आपने हर चीज़ का वो करना भी नहीं जो रिलेवेंट है आजकल। अब देखो यार, लाइब्रेरी का 5 नियम क्या है वो नहीं पूछा जा रहा है एक भी बार। देखो दूसरे साल का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं लेकिन नहीं पूछा जा रहा है। A device that interconnects 2 or more networks and selectively interchanges packets of data between them is known as। अब देखो, एक उपकरण जो 2 या अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है और उनके बीच डेटा पैकेट चयनित रूप से अंतर परिवर्तित करता है, इसे कहते हैं स्विच, गेटवे, हब, राउटर। देखो, सिर्फ जोड़ ही नहीं रहा है बल्कि वो डेटा को आपस में इंटरचेंज भी कर रहा है, तो ये भी ध्यान देना। ठीक है, स्विच में तो डायरेक्ट जुड़ जाता है बट डेटा ट्रांसफ़र होता है क्या, तो एक बार आपको देखना होगा। गेटवे में होता है क्या, हब में होता है क्या, राउटर में होता है क्या, इस तरीके से आपको देखना होगा। तो फिल इन द ब्लैंक इसमें इज़ द सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट वर डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू प्रोवाइड अ हाईली रिलायबल एंड फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रोटोकॉलों का एक समूह है जिसे रक्षा विभाग द्वारा अत्यधिक विश्वसनीय और त्रुटि रोधी नेटवर्क अवसंरचना प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। तो ये DHCP, VPN, PPP, TCP, इन चारों में से इन चारों मतलब चारों क्या चीज़ है, कौन सा यूज़ होता है किस में, इसके बारे में। ठीक है, लाइकोस is a search engine which was originally started as a research project at। तो ये लाइकोस किस चीज़ के रूप में पूछ रहा है। फिर यहाँ पे किसने शुरू किया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया टेक। अब इसमें देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसने नहीं दिया है, ना तो इग्नू दिया है, तो इसने इन्हीं चारों को क्यों दिया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कार्नेगी, ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब कुछ इन्होंने इस फील्ड में और कुछ किया क्या? अगर ये इन लोगों ने किया होगा तभी उसका नाम भी देगा। अब देखो, रंगनाथन का नाम उसने दिया, आपका नाम नहीं दिया उसने कि कमल भाई या गुड्डू भाई,
या पिंकी, इनका नाम नहीं दिया, लेकिन रंगनाथन के साथ अन्य लोगों का नाम दिया, ड्रकर का नाम दिया, टेलर का नाम दिया, क्योंकि वो लोग भी लाइब्रेरी फील्ड से रिलेटेड हैं। तो जो ऑप्शंस हैं ना, वो बीडीपी करके नहीं बनाए जाते हैं, वो लोग गहन शोध के द्वारा और सोच समझ के बनाए जाते हैं, क्योंकि 6% लोगों को ही ये लोग जेआरएफ देना चाहते हैं। थियोडोर हॉल नेल्सन फाउंडेड प्रोजेक्ट ज़नाडो इन द ईयर, तो इसमें ईयर पूछ लिया। क्या है थियोडोर हॉल नेल्सन फाउंडेड प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट ही होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और ये है 1958, 1960, 1972, 1979। द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिकोड कंप्यूटर का पूछ लिया। यूनिकोड का पहला संस्करण कितना था? तो 8 बिट इनकोडिंग, 16 बिट इनकोडिंग, 32 बिट इनकोडिंग, 64 बिट इनकोडिंग। A type of attack in which the person or program distinguishes itself as another person or program to gain access to some resource is called। तो दरअसल क्या हुआ कि हमला का एक प्रकार जिसमें व्यक्ति या प्रोग्राम स्वयं ही किसी अन्य व्यक्ति का प्रोग्राम के रूप में किसी संसाधन तक अधिगम के लिए छद्म रूप धारण करता, मतलब बहरूपिया बन करके। आप सोचो कि आपका नाम पप्पू है और आपने बोला कि नहीं नहीं आप कमल हो, और आपने कुछ एक्सेस ले लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मास्करेडिंग, स्निफिंग, फिशिंग और स्पूलिंग। ठीक है, तो इन चारों में से क्या होता है आपको जानना है। ये चारों चीज़ें, चारों टर्म्स जानना है, स्पूलिंग, फिशिंग, स्निपिंग। अब देखो, ये जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जब आप जाओगे ना आईसीटी में, तो इसमें फिशिंग वगैरह जो टर्म है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिशिंग हो गया, स्पूलिंग हो गया, इन चारों का कम से कम आप रिपीट करो, मेरे साथ बोल लिया करो, 1-2 बार पढ़ लिया करो, जिससे आपको दिमाग में घुस जाए। वरना ये मस्करेडिंग कहाँ पढ़ोगे आप, स्निपिंग कहाँ पढ़ोगे। हालांकि कोरोना में स्नीजिंग कॉफिंग एंड स्नीजिंग ये याद हो गया। तो कफिंग और स्नीजिंग की तरह ऐसी है फिशिंग एंड स्पूलिंग, स्निफिंग। द फर्स्ट वायरस रिकॉर्डेड, द क्रीपर वायरस वाज रिटन बाय। क्रीपर वायरस किसने लिखा था? बॉब थॉमस, वाइटमैन डिफी, मार्टिन हेलमैन और फ्रेड कोहेन। इन चारों में से किसने लिखा था? द फर्स्ट यूएस पेटेंट फॉर एन एक्टिव RFID टैग विथ रीराइटेबल मेमोरी वाज अवॉर्डेड टू। तो रीराइटेबल मेमोरी के साथ एक्टिव RFID हेतु पहला यूएस पेटेंट किसने दिया था? किसे दिया गया था? तो ये जो RFID आया है, RFID ऐसे ही तो आसमान से टपका नहीं है, किसी ने बनाया होगा। तो जब भी इस तरह से कोई मशीन बनाते हैं, आविष्कार होता है, तो उसके लिए पेटेंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये IPR के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि जो आपकी बुद्धिमानी है वो भी तो एक प्रॉपर्टी की तरह है ना, तो उसकी भी रक्षा की जानी चाहिए, दूसरे लोग चुरा ना लें उसको। तो सबसे पहला नाम जो इसमें आता है केविन एस्टन, मैरियो कार्डोलो, संजय शर्मा, डेविड ब्रॉक। तो इन चारों में से किसने ये किया था? अब ये सारे विदेशी हैं, एक संजय शर्मा भारतीय हैं, तो ऐसा नहीं कि उनका नाम आ गया तो अपने उसमें टिक कर दिया, बल्कि जो सही हो उनको चेक करो। बट 3 ऑप्शंस पढ़ करके एक आपको फ़ायदा मिलेगा कि क्या इनका योगदान है इस फील्ड में। तो ऐसे क्या होता है ना, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ हम वही पढ़ते हैं तो भी सिलेक्टिव होगा, क्योंकि पूरी बुक में ना लाइब्रेरी के फील्ड में इतने लोग हैं, इतने राइटर्स हैं, सबके बारे में पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप TQM के बारे में पढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो उन सब के राइटर्स के बारे में जानो, थिंकर्स के बारे में।
In the context of spiral of scientific method, the verification phase is represented between which two cardinal points? स्पाइरल वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में सत्यापन चरण को निम्नलिखित किन दो बिंदुओं के बीच में व्यक्त किया जाता है? नादिर एंड ascendant and zenith, ascendant and नादिर। तो ये बिंदुओं के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, तो कहाँ पे किया जाता है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ए रिसर्चर एक्स पब्लिश्ड 5 मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तो एक अनुसंधान कर रहा है एक्स जो है उसने 5 हस्तलिपियों को पब्लिश किया। अरेंजिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइटेशन, तो उसके साइटेशन के डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने अरेंज किया। द सीक्वेंस ऑफ द साइटेशन अपीयर्स एज 21, 15, 13, 32। व्हाट विल बी द एच इंडेक्स ऑफ द रिसर्चर? ये स्टेटिस्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि हमें डेटा को एनालिसिस भी करना है, तो डायरेक्ट इसने एनालिसिस के लिए ना बोल करके इस तरह से क्वेश्चन बोल करके भी आपको दे देते हैं। अ पब्लिशर ऑफर्स फ्री एक्सेस टू आर्टिकल्स फॉर अ वीक्स और मंथ्स टाइम अंडर which open access license will the accessibility open for? एक प्रकाशक लेखों को मुफ्त में पढ़ने के लिए 1 सप्ताह या 1 माह का समय देता है। किसी ओपन एक्सेस लाइसेंस के अंतर्गत अभिगम का विकल्प आएगा। तो कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि स्टार्ट करो कोई चीज़, उसके बाद 1 महीने के लिए हम फ्री दे रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए फ्री दे रहे हैं, तो उसी का ये बात कर रहे हैं। ग्रीन ओए और ब्रॉन्ज ओए, गोल्डन ओए, प्लेटिनम ओए, इस तरह से। व्हाट इज़ द अपडेट अप टू डेट